नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 31 मार्च 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम एडिटोरियल और आइडिया पेज से डिस्कस करने वाले हैं। देखो, तीनों आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है आइडिया पेज से। पहला तो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन से, दूसरा है स्टेट्स के द्वारा अभी बजट रिप्रेजेंट किया गया है, बजट प्रेजेंटेशन में क्या आउटकम निकले हैं वो जानेंगे, और तीसरा है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। तो तीनों आर्टिकल्स को पहले देखेंगे, बाकी एडिटोरियल पेज पे जो आर्टिकल्स हैं उन पे फौरी तौर पे एक बार नज़र डाल लेंगे लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल है नेचुरल पार्टनर्स ऑफ द फ्यूचर। इस आर्टिकल को देखो, अमिताभ मट्टू जी के द्वारा लिखा हुआ है। ये ऑस्ट्रेलियन इश्यूज़ में एक्सपर्ट हैं। इनका ये कहना है कि हिस्ट्री की अगर बात करें तो दोनों कंट्रीज़, एक तरफ तो ऑस्ट्रेलिया एक तरफ इंडिया, दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा कन्वर्जेंस देखने को नहीं मिली है। पर हाँ, अभी जिस तरीके से एक साथ में बैठ करके बातचीत हो रही है, चाहे फिर वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर पॉलिटिकली हम देखें, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया भी पॉलिटिकली देखें तो एक फेडरल डेमोक्रेटिक कंट्री है, एग्जैक्टली वैसे ही इंडिया जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, राइट। इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो दोनों कंट्रीज अभी एंगेज ज़्यादा से ज़्यादा करना चाह रहे हैं और इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात भी चल रही है। पर सवाल ये है कि कैसे हम आगे बढ़े, इसके ऊपर सवाल बहुत सारे थे। बातें बहुत हुई कि भाई 2021 लास्ट आते आते हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाएगा, पर कुछ इश्यूज थे जो रिजॉल्व नहीं हुए। अब यूँ लग रहा है कि अभी जो कमिंग सैटरडे है, ठीक है, इसी हफ्ते का कमिंग सैटरडे, उस टाइम पर हमारी तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट मिस्टर स्कॉट मॉरिसन, ये मिलकर के फाइनलाइज कर देंगे कि जी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अब साइन कर रहे हैं। और सिक्योरिटी वाइज आप देख सकते हो इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरीके से चाइना अपनी अग्रेशन दिखा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए दोनों कंट्रीज़ अपनी जो एक कहते हैं ना कि अपना जो स्टबर्न डिसीजन है कि कैसे भी करके हमें कॉर्ड को तो कंटिन्यू करना है, उसमें लगातार बने हुए हैं। चाहे फिर अभी जो सिक्योरिटी इशू है वो इंडो पैसिफिक से शिफ्ट होकर के यूरोप की तरफ चला गया हो जब से रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया है। तो सवाल ये है कि अभी का ये जो पूरी यात्रा है ना, कि जिस तरीके से अभी हम इन इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स की बात करें, यहाँ पर जो आर्टिकल है मेन, उसमें थीम जो है वो है इकोनॉमिक एंगेजमेंट, पर साथ में हम बहुत सारी डिफरेंट एंगेजमेंट्स के बारे में भी हम साथ साथ में देखते रहेंगे। देखो, बात ऐसी है, हमारे अभी करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे जाते हैं और वो पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि इंदिरा गांधी जी के बाद में ऑस्ट्रेलिया की विजिट पे गए हैं। और ये जो विजिट थी, ये बायलैटरल रिलेशंस को और भी ऊंचाइयों तक ले जाने वाली थी, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जब मेलबर्न में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे तो उन्होंने क्या स्पीच दिया था कि बोला लाखों करोड़ों साल पहले हमारे दो बड़े लैंड मास, एक तो इंडियन लैंड मास और एक ऑस्ट्रेलियन लैंड मास, दोनों प्लेट टेक्टोनिक की वजह से सेपरेट हो गए थे। पर आज जो है वो दोनों कंट्रीज़ को एक साथ आने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बीच में बहुत कुछ चीज़ें कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे में ये जो इशू, ये जो पॉइंट है ना, ये हम दोनों कंट्रीज़ के बीच की जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है, इंटीग्रेशन है, उसको चाहे कितनी ही डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा हो, अब यूँ लग रहा है कि अप्रैल 2 जो है सैटरडे आने वाला है, इस दिन बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, जिसमें दोनों कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली मीटिंग करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, ये कोई अर्ली हार्वेस्ट नहीं हो रहा है। अर्ली हार्वेस्ट का मतलब कि शुरुआत में कुछ एक्सपेरिमेंट के तौर पे कुछ गुड्स और सर्विसेज पिक किए जाएंगे, फिर उनमें एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। ये अपने आप में फुल फ्लेजेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप कंसिडर कर सकते हो, जिसमें ये कहा जा रहा है कि WTO के जो नॉर्म्स हैं, WTO के जो रेगुलेशंस हैं, उनका भी कोई वायलेशन नहीं है, जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जी आप सब्सटेंशियल ट्रेड को आप सब्सटेंशियल ट्रेड पे आप टैरिफ जो है वो रिड्यूस करोगे। ये बात WTO में लिखी हुई है। इसका मतलब मान के चलो मोर देन 95% जो ट्रेड होता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, चाहे फिर वो गुड्स में हो चाहे सर्विसेज में हो, उस पे आप देखोगे कि टैक्स या टैरिफ जो लगाए जाते हैं दोनों कंट्रीज़ के द्वारा, उनमें बहुत हद तक रिडक्शन देखने को मिलेगा। और इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को बोला जाएगा IND-AUS ECTA, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो ECTA डील है ना, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर के अभी हमारी तरफ से एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट राइज करें। आत्मनिर्भर भारत अभियान जब शुरू किया था ना, फर्स्ट टाइम जब कोविड आउटब्रेक हुआ था, तो बहुत सारे
जो कहते हैं ना कि कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये कहना था कि जी इंडिया जो है वो कंजर्वेटिव अप्रोच की तरफ जा रहा है। इंडिया जो है वो बिल्कुल क्लोज करना चाह रहा है अपनी इकोनॉमी को, मतलब 1991 से पहले जो हमारे हाल थे उस तरीके के। पर ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिस तरीके से साइन हो रहे हैं, जैसे यूएई की बात की, साइन हो गया, जहाँ तक है मई में वो मतलब अंडर फंक्शन आ जाएगा, काम करने लग जाएगा। इसी तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम यूरोपियन यूनियन, यूके, इनके साथ में भी एंगेज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ में फाइनल होने का चांस अभी 2 तारीख का दिख ही रहा है। अब देखो बात ऐसी है कि डब्ल्यूटीओ के रूल्स और गेट, जो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, मतलब गुड्स में ट्रेड करने के लिए 1995 से एक सेपरेट एंटिटी होती है जो कि आज डब्ल्यूटीओ का ही पार्ट है, ठीक है, गेट। उसका आर्टिकल 24 ये कहता है कि जी उन कंट्रीज को अलाउ किया जाएगा जो कंट्रीज एक दूसरे के साथ में फ्री ट्रेड एसोसिएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, मतलब एक दूसरे को एक इजी मेथड या इजी एक्सेसिबिलिटी है वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं एक दूसरे के मार्केट्स की। तो बोलो उसमें हम पूरा कॉपरेट करेंगे, क्योंकि डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश क्यों हुआ था? मेन टारगेट यही तो था ना कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना है। तो ऐसे में एक तो पॉइंट क्या है डब्ल्यूटीओ के आर्टिकल, डब्ल्यूटीओ के अंडर में जो गेट है जिसमें आर्टिकल 24 है, वो ये कहता है कि जो भी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल कोई ड्यूटी, कोई टैरिफ कुछ आपने लगा रखा है, उसको आप बहुत हद तक रिड्यूस कर दोगे, लगभग सारे ट्रेड सेगमेंट में। इसका मतलब जितने भी गुड्स और सर्विसेज में ट्रेड हो रहा है ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उनमें आप देखोगे बहुत हद तक ड्यूटीज को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। दूसरा ये कि टाइम बीतने के साथ साथ में जो इंटरनल बैरियर्स हैं, इंटरनल बैरियर मान लो कि नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगाए जाते हैं, कि जैसे ऑस्ट्रेलिया से कोई गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, पर ऑस्ट्रेलिया में उन गुड्स को प्रोड्यूस करने में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो कि हमारे यहाँ पर धार्मिक तौर पर गलत मानी जाती है, तो उस चीज़ को भी करेक्ट आउट टाइम के साथ साथ में कर लिया जाना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों पे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में कंसेंसस आ रही है। तो ऐसे में जो हिस्ट्री है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस की, जो कि पिछले 1 दशक से लगातार अप्स एंड डाउन से गुजर रही है, वो अल्टीमेटली कल्मिनेशन की तरफ पहुंच रही है 2 अप्रैल को। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहाँ पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वो दी जाती है। वहाँ पर न्यूज़पेपर भी आपको शेयर किया जाता है, पर डिलेड रहता है 1 दिन से, ठीक है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस को ऑब्जेक्शन हो सकता है इसलिए। और वहीं पर आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं, जो भी हम एडिटोरियल पेज से जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं और उसमें कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आता है तो उसके मीनिंग को भी शेयर किया जाता है, मतलब एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवरेज है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, तो बात ऐसी है जी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट है, ठीक है, उसमें वो मई 2011 से शुरू हो गया था बातचीत तो, पर वही चीज़ है कि इतना कुछ आउटकम निकला नहीं। कभी दोनों कंट्रीज़ ने अपनी तरफ से एक दूसरे को परसुएड करने की कोशिश भी की, तो कहीं ऐसे इश्यूज़ हाईलाइट हो गए जिनकी वजह से कोई आउटकम निकला नहीं। देखो, एक तो सबसे बड़ा कारण क्या था, 2011 में दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने लग गया था, पर यहाँ पर राइटर ने मेंशन नहीं किया है, पर मैं आपको बता दूं RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है ना, उसके नेगोशिएशंस 2012 से शुरू हो गए थे। इस वजह से 2011 में शुरू हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बात थी ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच, वो पड़ गई थी ठंडे बस्ते में। कारण क्यों? RCEP के ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों मेंबर हुआ करते थे नेगोशिएशंस के टाइम पे, पर जब फाइनल हुआ ना 2019 में कि हाँ जी अब RCEP फाइनल हो रहा है, पर RCEP में एक और था सब कुछ बिगाड़ने वाला इंसान, वो था चाइना। तो चाइना के प्रेजेंस की वजह से इंडिया ने रिस्क नहीं लिया, बोला कि हम नहीं लेंगे RCEP में। और भी बहुत सारे कारण बताए जिनमें हमारे फार्मर्स की प्रोटेक्शन, हमारे डेयरी सेक्टर की प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें हमने हाईलाइट की। तो ऐसे में नेगोशिएशंस किए 2012 से 2019 तक, फिर अल्टीमेटली हम निकल गए बाहर कि जी हमें नहीं चाहिए आपसे कोई लेन देन, क्योंकि RCEP में इंडिया के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ होना हम बिल्कुल भी हमारे लिए गवारा नहीं है। तो हम RCEP से कर गए विड्रॉ। फिर 2019 के बाद में फिर से इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में ऑस्ट्रेलिया पे नज़रें गड़ानी शुरू की। अब आप देख लो जून 2020 में दोनों कंट्रीज़ की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट आता है कि भाई हम एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो क्रिएट करेंगे, जिसमें हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी, उधर से स्कॉट मॉरिसन। इसके अलावा आप देख सकते हो जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट CECA, इस पर भी देखो बातचीत होने लगी। और ऐसे में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में 17th जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन स्टैब्लिश होता है, मीटिंग होती है उसकी सितंबर 2021 में। ये टाइमलाइन चल रही है, ठीक है। फिर उसमें ये डिसाइड हुआ था कि कैसे भी करके दिसंबर 2021 के अंत तक ये जो
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कच्चा चिट्ठा है, जिसको हमने अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट भी बोला था कि भाई शुरुआत में कुछ सर्विसेज और कुछ गुड्स पे हम फ्री ट्रेड करेंगे, फिर बाद में हमारे एक्सपीरियंसेस जैसे अच्छे रहेंगे तो आगे हम इसको फुल फ्लेजेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। पर वहाँ पर मुद्दा ये आ रहा था कि WTO के रूल्स है ना, उनका वायलेशन हो जाता कि भाई जब आप फ्री ट्रेड करना चाहते हो तो या तो आप सारे गुड्स और सारे सर्विसेज में करो, सेलेक्टेड गुड्स और सेलेक्टेड सर्विसेज में अगर आप फ्री ट्रेड प्रमोट करते हो तो WTO इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता है। तो ऐसे में अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट की जो बात चल रही थी उसको तो किया गया ड्रॉप, और वो वैसे अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट जिसको हम CECA बोल रहे हैं, दैट मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, जो कि दिसंबर 2021 तक फाइनलाइज होना था पर फिर भी नहीं हो पाया। फिर ये था कि भाई अब जो है नेगोशिएशंस और आगे बढ़ेंगे और फुल जो CECA है वो एंड ऑफ 2022 के अंत तक हो जाएगा। पर अभी की जिस तरीके से प्रोग्रेस अभी देखी गई है ना, जिसमें आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली जो 24 मार्च को मीटिंग हुई है हमारी और ऑस्ट्रेलिया की, दैट मीन्स वो जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी जिसमें 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की बात कही है ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में, तो वो चीज़ और ज़्यादा पुश कर गई और अल्टीमेटली जो अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA है, जो अब एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो ही साइन हो रहा है। इसका इंडिया को और ऑस्ट्रेलिया को दोनों को बहुत फ़ायदा होगा। इसमें इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, एक तो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो लेबर के लिए जॉब्स भी क्रिएट हो पाएगी। इसके अलावा हमारा जो फार्मा है, फार्मास्यूटिकल्स की बात कर लो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लो, जेमस्टोन की बात कर लो, ज्वेलरी सेक्टर की बात कर लो, या फिर इंडियन स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत आसानी रहेगी पढ़नी और वहाँ पर रोजगार लेकर के वहाँ पे रहना। इसके साथ में ह्यूमन, जो स्किल्ड ह्यूमन है जिनकी रिक्वायरमेंट भी ऑस्ट्रेलिया में, उनका भी ऑस्ट्रेलिया में जाना आसान हो पाएगा, जैसे कि शेफ़ या फिर योगा इंस्ट्रक्टर या फिर आप इंजीनियर, डॉक्टर, इनकी बात कर सकते हो। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया में जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने के लिए हमारे यहाँ के इंडिविजुअल्स रेडी हैं। बस एक कहते हैं ना कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की ज़रूरत थी, जो कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपनी तरफ से प्रोवाइड करेगा। हमारे यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट साइन हो रहा है ना, इसमें क्या कहा, सब्सटेंशियली आप जितना भी ट्रेड होता है उसको आप उस पर ड्यूटीज़ को रिड्यूस करोगे। तो सब्सटेंशियली में क्या है, उन इश्यूज़ को छोड़ा जाएगा। सब फुल ट्रेड की बात नहीं की है, क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे लिए डेयरी सेक्टर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। कारण एक तो हमारे यहाँ पर छोटे खेत हैं, ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े खेत होते हैं। दूसरा यहाँ पर हम देखें तो हमारे यहाँ पर जो जानवरों पे डिपेंडेंसी है, लाइव स्टॉक पे डिपेंडेंसी है, वो भी हमारे फार्मर्स की बहुत ज़्यादा है। जब हम 3 4 5 गाय रखते हैं या भैंसे रखते हैं तो उसके हिसाब से हमारी डिपेंडेंसी है। तो उस केस में अगर ऑस्ट्रेलिया में बल्क में हज़ार गायें रखने वाले लोग अगर अपना मिल्क प्रोडक्ट है वो बेचेंगे तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके कंपैरिजन में तो वो सस्ता बेचेंगे। तो वो माल अगर इंडिया में आकर के बिकता है तो कितना नुकसान हो जाएगा हमारे यहाँ पर फार्मर्स को, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर जो जितने भी ये बड़े कंट्रीज़, बड़े का मतलब हो गया वो कंट्रीज़ जहाँ पर डेयरी फार्मिंग में इस तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है कि मिल्क प्रोडक्शन को राइज करने के लिए वो कई बार आप कहते हो, आप देखो उनको खून तक पिलाया जाता है ना, ब्लड फीडिंग की जाती है। उससे क्या होता है कि वो प्रोटीन कंटेंट जाता है तो और ज़्यादा अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन होता है। अब ये चीज़ अगर हमें पता पड़े कि ऑस्ट्रेलिया से हम इंपोर्ट कर रहे हैं दूध के प्रोडक्ट्स को और वो दूध इस तरीके से बनाया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे देश में कल्चरल या फिर रिलीजियस इश्यूज आ जाते हैं। तो इन सेंसिटिव इश्यूज़ को इग्नोर किया गया है। पर हाँ, ये ठीक है कि हमारे यहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं, हमारे यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए एक ऑप्शन खुल जाएगा कि हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के कुछ लर्निंग्स लेकर के आ सकते हैं, वो इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो ECTA हो रहा है फाइनलाइज इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये देखो अपने आप में एक वाटरशेड इवेंट कंसिडर किया जाएगा बायलैटरल रिलेशंस में। क्योंकि देखो, अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो हम जियो इकोनॉमिकली अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ इतने एंगेज नहीं है जितना कि इन पिछले सालों में जियो स्ट्रेटेजिकली एंगेज कर रहे हैं। जैसे इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात करें तो चाइना लगातार अपनी दादागिरी लगाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में हमने क्वाड को पुश भी किया, पर जिस तरीके से अभी ये जो इंडो पैसिफिक रीजन से जो शिफ्ट है, मतलब एक जो मिलिट्री इशू या फिर कहते हैं ना कि सिक्योरिटी इशू यूरोप की तरफ शिफ्ट हो गया, फिर भी इन दोनों कंट्रीज़ ने अपनी तरफ से लगातार अपनी एंगेजमेंट्स रखी है ना,
इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने। इससे क्या हो रहा है कि क्वाड जो है वो बिल्कुल भी ठंडे बस्ते में नहीं गया है। और कल की न्यूज़ है कि जो बाइडेन ने इंडो पैसिफिक रीजन के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 1.8 बिलियन डॉलर्स का एलोकेशन किया है। तो ये चीज़ें क्या होती है, जब रीजनली देखा जाए तो इंडो पैसिफिक रीजन में एक्टिवली 3 कंट्रीज पार्ट है मेन, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। यूएस थोड़ा दूर है, पर हाँ इस रीजन में अगर चाइना एग्रेशन दिखाता है तो यूएस भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि स्ट्रेटेजिकली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दोनों कंट्रीज एक साथ खड़े हैं। इसके अलावा साइंस, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, इन सारी चीज़ों पे बातचीत हुई है। इवन सर्विलियंस, रियल टाइम इंटेलिजेंस, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉडर एंगेजमेंट अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में होने वाली है, क्योंकि इसके पीछे मैंने शुरू में बता दिया दोनों फेडरल डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। दोनों कंट्रीज़ में लोग हैं वो लिबरल आइडियोलॉजी के साथ जीना चाहते हैं। दोनों कंट्रीज़ को जो चैलेंज है अगर सिक्योरिटी वाइज, तो चाइना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज शो कर रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो एशियन सिक्योरिटी है, फिर इंडो पैसिफिक रीजन में ये दोनों सेंट्रल लोकेशन पे आते हैं। ये सारी चीज़ें क्या शो कर रही है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में कन्वर्जेंस की कोई कमी नहीं है। तभी तो स्कॉट मॉरिसन ने ये कह दिया ना कि इंडिया में हम $280 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि 1500 करोड़ के लगभग रुपए में हो जाता है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर कि भाई क्वाड है ना, उसकी रेलेवेंस को बनाए रखने में भी दोनों कंट्रीज़ ने बहुत कुछ अपनी तरफ से एक्टिविटीज़ की है। अब ये ECTA और क्या शो कर रहा है कि दोनों कंट्रीज़ कितनी ज़्यादा कन्वर्जेंस रखते हैं। तो बात ऐसी है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में अभी इस साल के अंत तक इलेक्शन होने वाले हैं, मई में ही इलेक्शन है। पर पॉइंट ये है कि ऑस्ट्रेलिया में भी बाईपार्टीशनशिप चलता है। बाईपार्टीशन का मतलब हो गया कि वहाँ पर भी 2 पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहती है। तो लॉन्ग टर्म तक चलने वाली रिश्तेदारी रहेगी अब ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लेट्स बी नेबरली। देखो इस आर्टिकल को लिखा गया है कॉन्स्टेंटिनो जेवियर और रिया सिन्हा ने। इनका ये कहना है कि अभी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात करें तो बिल्कुल बॉटम में चल रहे हैं, पर एक मिसाइल जो कि एक्सीडेंटली इंडिया की तरफ से मूव कर जाती है और पाकिस्तान में आके गिर जाती है, और ये इतना बड़ा क्राइसिस में कन्वर्ट होने वाली सिचुएशन थी जिसको दोनों कंट्रीज़ ने रीस्ट्रेंट के साथ में रीस्ट्रेंट को एग्जीक्यूट करते हुए इस एस्केलेशन को रोक दिया। एक तो पॉइंट। दूसरा, आज अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि इंडियन ट्रेडर्स जो हैं वो एक शुगर का बड़ा कंसाइनमेंट उज्बेकिस्तान तक पहुंचा चुके हैं पाकिस्तान के थ्रू। तीसरा पॉइंट, इमरान खान ने जिस तरीके से अभी यूक्रेन में रशिया ने जब इन्वेड किया और इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाई, तो इमरान खान ने इंडिया को प्रेज़ किया कि आप कितना इंडिपेंडेंट पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो। तो बोले ये 3-4 ऐसे सिग्नल हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, डेवलपमेंट हुए हैं, जो कि दिल्ली के लिए डिलेमा क्रिएट कर रहे हैं, दुविधा क्रिएट कर रहे हैं कि क्या वाकई में इस्लामाबाद अपने रिश्ते को नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना चाहता है। क्या पाकिस्तान में पॉलिटिकल या सिक्योरिटी एंगेजमेंट्स हमें बढ़ानी चाहिए। विश्वास लायक है पाकिस्तान, क्योंकि एक तरफ अगर हम प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट देखें तो उनकी सरकार वैसे खतरे में है, दूसरी वहाँ पर मिलिट्री की पकड़ ज़्यादा रहती है। तो बोलने को तो मिलिट्री लीडर्स की बात भी ये बोली गई है कि हम जियो इकोनॉमिक्स में एंगेज करना चाहते हैं, पर सवाल ये आ जाता है कि वहाँ पर जो डीप स्टेट है ना, रॉग स्टेट, जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहता, उन चीज़ों के चलते इंडिया के सामने एक दुविधा बन जाती है कि हमें वाकई में कुछ करना चाहिए या नहीं। तो ऐसे में राइटर्स ये कहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान की तरफ ना सोचते हुए हमें हमारी तरफ से केवल यूनिलैटरल स्टेप्स होने चाहिए, और वो भी किसके ऊपर, एक तो ट्रेड पे, एक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे। दिल्ली अपनी तरफ से पाकिस्तान के साथ में कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के एफर्ट्स करे, और उसमें पाकिस्तान अगर साथ देता है तो बहुत बढ़िया, नहीं साथ देता है तो पाकिस्तान और ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक्सपोज हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ सजेशन बताए जा रहे हैं। देखो फिलहाल तो पॉइंट ये आ रहा है कि जब हमारे प्रीवियस 2 प्राइम मिनिस्टर्स की हम बात करें, एक तो मनमोहन सिंह जी, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी, दोनों ने एक ही चीज़ कही थी कि बॉर्डर इश्यूज़ को हम अगर सेटल करना चाहें, उनको अगर थोड़ा सा डाउन करना चाहें, तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए। पर इसके पीछे एक सवाल ही आ जाता है कि चाइना और इंडिया के बीच में बहुत कुछ इंटरडिपेंडेंस है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम चाइना से बहुत इंपोर्ट करते हैं, इवन ट्रेड डेफिसिट भी हम झेल रहे हैं, पर क्या चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए रेडी है? तो वहाँ पर एक डाउट आ जाता है। खैर, पाकिस्तान का एंगल हम वापस लेते हैं कि अटल जी और मनमोहन जी का ये कहना था कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने में या थोड़ा सा हल्का करने में
एक मौका दे सकता है। तो रियलिटी में तो ये है कि ये दूर का सपना है, हम इसको नहीं समझ सकते कि अभी हो जाएगा। पर सवाल ये है कि क्या हम इंडिया पाकिस्तान के बीच में कनेक्टिविटी जो कि 2000 से लेकर के 2008 तक बहुत ही अच्छे तरीके से राइज हुई थी, क्या हम उसको एक रिवाइवल दे सकते हैं? क्योंकि 2008 में जब से मुंबई अटैक हुए थे ना, उसके बाद में रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है, ठीक है। और रही सही में अभी जो प्रीवियस अटैक हुए थे, जैसे उरी हो गया, पठानकोट हो गया, पुलवामा हो गया, इन अटैक्स ने तो और ज़्यादा बिगाड़ दिया। और आज की परिस्थिति ये है कि वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट तो ये कहता है कि इंडिया पाकिस्तान अगर ओपनली ट्रेड करें तो 37 बिलियन डॉलर्स तक ट्रेड हो सकता है, जो कि 2017-18 में कितने पे आ गया? केवल 2.4 बिलियन डॉलर्स पे, जो कि आज कितने पे है? केवल 400 मिलियन डॉलर्स पे। इतना ट्रेड जो है इतना डिक्लाइन कर गया है। पोटेंशियल कितना है, कम कितना है? तो इसके पीछे हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऐसे में ये राइटर्स जो हैं वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या फिर कुछ मतलब कहते हैं ना कि इनिशिएटिव लेने वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो, पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडिया पे अटैक किया और पाकिस्तान ने जिस तरीके से कश्मीर का जो मुद्दा है उसको ले करके बार बार इंडिया को आड़े हाथों लेने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने इंडिया के साथ में ट्रेड रिलेशंस है वो बंद कर दिए, सारी चीज़ें। यही इमरान खान के स्टेटमेंट थे उस टाइम पे, जब 2019 में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस रिवॉक किया गया था, तो सबसे पहले पाकिस्तान ने रिएक्ट किया था, बोला हम सारे ट्रेड रिलेशंस ख़त्म करेंगे। किया तो ऐसे गया था कि जैसे इंडिया पता नहीं कितना प्रेशर में आ जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा साउथ एशिया में जो डिसइंटीग्रेशन का प्रोविज़न है या डिसइंटीग्रेशन का जो माहौल है वो और ज़्यादा बढ़ गया, और तो इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। आज इंडिया और पाकिस्तान की जो कनेक्टिविटी है वो, अगर हम वेस्टर्न फ्रंटियर की बात करें ना, हमारे लिए वहाँ पर ही हम कमज़ोर हैं ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी हमारे जो दूसरे कंट्रीज़ के रिलेशन की बात करें, चाहे नेपाल की बात करें, अप्स एंड डाउन्स है पर अभी भी प्लस में है। भूटान की बात करें तो भूटान हमेशा इंडिया के फेवर में रहता है और इंडिया के एंगेजमेंट भूटान के साथ अच्छे रहते हैं। हाँ, कुछ इश्यूज आते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। कि जैसे एक इशू आया था कि इंडियन कंपनी, मतलब इंडिया की तरफ से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भूटान में रोड डेवलप की थी, और वहाँ पर इंडियन कंस्ट्रक्शन और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना खुद का टैग लगा दिया था भूटान में। तो बोले ये तो इस तरीके से ये हो गया कि ये इंडिया की टेरिटरी हो गई। तो ऐसे कुछ इश्यूज आते रहते हैं, पर फिर भी भूटान के साथ एंगेजमेंट, म्यांमार के साथ एंगेजमेंट देख लो, बांग्लादेश के साथ देखो, श्रीलंका के साथ देखो, मतलब इन सभी कंट्रीज़ के साथ में साउथ एशिया में हम कहीं ना, और मालदीव्स के साथ हमने कितनी बात की है कि रिलेशनशिप जो है वो रिवाइवल पे है। पर दूसरी तरफ पाकिस्तान की साथ बात करें तो पिछले 10 सालों में अभी आप देखोगे तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ओपन किया गया अटारी में। अब आप देख लो कि जहां से आराम से कोई भी ट्रैवलर आ जा सके, एक फॉर्मल वे में लीगल तरीके से आना जाना इंडिया पाकिस्तान के लोगों के बीच में केवल एक पॉइंट पे होता है, वो है अटारी में, ठीक है। इसके अलावा 60 डिफरेंट क्रॉसिंग्स हैं अभी आप मान लो 60 डिफरेंट बॉर्डर क्रॉसिंग है नॉर्थ और ईस्टर्न नेबर कंट्रीज़ के साथ में, जबकि पाकिस्तान के साथ में जो हमारी वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पर सिर्फ एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। तो आप कह सकते हो रिलेशनशिप कितनी ज़्यादा डाउन है। साथ में अभी 23 ICPs हैं, इंडिया प्लान कर रहा है कि 2025 आते आते हम इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं वो 23 और ओपन करेंगे, पर उनमें से एक भी पाकिस्तान के साथ हम जो बॉर्डर शेयर करते हैं वहाँ पर लोकेटेड नहीं है। डायरेक्ट ट्रैवल दोनों कंट्रीज़ के बीच में वर्चुअली बहुत ही कम है। और साउथ एशिया के लिए जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 1985 का इस्टेब्लिश सार्क ग्रुप है, वो भी कहीं ना कहीं फंसा पड़ा है, उसमें भी कोई मीटिंग नहीं हो रही है। इसके अलावा मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो होना था सार्क में, उसमें इंडिया ने प्रपोजल दिया था कि भाई क्यों ना हम सब लोग एक साथ कनेक्ट हो सके मोटर व्हीकल के बेसिस पे, पर उसमें पाकिस्तान ने अड़ंगे लगाए थे। जॉइंट सैटेलाइट लॉन्च करने की बात की थी, उसमें पाकिस्तान ने मना कर दिया। फिर अल्टीमेटली जब इंडिया ने वो सैटेलाइट लॉन्च किया तो पाकिस्तान के अलावा बाकी सभी कंट्रीज़ को जो कि सार्क के मेंबर हैं उनको उस सैटेलाइट की सर्विसेज मिल भी रही है। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन वो भी कहीं ना कहीं लटकी पड़ी है। और जबकि आप देख सकते हो कि हमें एनर्जी क्राइसिस कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो सवाल क्या है कि भाई कन्वर्जेंस तो बहुत सारी चीज़ों पे आएगी, पर वही चीज़ है कि पॉलिटिकल विल और जो एक ट्रस्ट वाली बात है वो कहीं ना कहीं कम होती दिखाई दे रही है। इसमें मेन जो प्रॉब्लम आती है वो हमने देख ही ली कि पाकिस्तान में आर्मी
और जो सिविलियन लीडरशिप है, इनके बीच में एक तो क्या होती है कि एंगेजमेंट करो तो किसको हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि इंडिया को ट्रीट करने के लिए, इंडिया को डील करने के लिए पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट से ज़्यादा वहाँ की आर्मी एक्टिव रहती है। दूसरा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो उसके थ्रू, और ज़्यादा अगर पाकिस्तान का फोकस देखें तो ईस्ट की बजाय पाकिस्तान का फोकस किस तरफ है, वेस्ट और नॉर्थ की तरफ। ठीक है, पाकिस्तान तो खुद का फोकस किस पे कर रहा है, वेस्ट की तरफ कर रहा है या फिर नॉर्थ की तरफ। ईस्ट में इंडिया पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। इंडिया की बात करें तो इंडिया ज़्यादा रीजनली और ईस्ट एरिया में, जिसको हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोलते हैं, एक तो वो, और रीजनली जिसमें आप चाहे बिम्स्टेक की बात कर लो या सार्क में, सार्क कंट्रीज़ में आप पाकिस्तान को छोड़ दो, और अब तो अफगानिस्तान भी हाथ से निकल गया क्योंकि तालिबान है वहाँ पे, तो दोनों के दोनों वेस्ट में लोकेटेड, इनको छोड़ दो, बाकी सभी कंट्रीज़ के साथ इंडिया एक्टिवली एंगेज कर रहा है। तो पॉइंट क्या है, दोनों कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट की बात करें ना, तो वो डायरेक्शन ही मैच नहीं कर रही है। जबकि अगर पाकिस्तान ईस्ट की तरफ मूव करे, इंडिया वेस्ट की तरफ मूव करे, तब जाकर के कन्वर्जेंस आ सकती है। आज पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान चाइना के एक प्रॉक्सी के तौर पे निकल के आ रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मतलब 2 बार ऐसा सोचा है कि कैसे भी करके हम थोड़ा एंगेज करें। एक तो देखो, आपको याद होगा जब 2014 में जब नवाज शरीफ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे और इनॉग्रल सेरेमनी जो थी, और टेकिंग सेरेमनी फर्स्ट एनडीए गवर्नमेंट के टाइम पे, तो उन्होंने सार्क कंट्रीज़ के मेंबर्स को बुलाया था। ठीक है ना, सार्क कंट्रीज़ के लीडर्स को बुलाया था, पर उसमें नवाज शरीफ प्रेजेंट थे। पर पता पड़ा कि कुछ टाइम के अंदर, और एक आपको पता उसी टाइम पे नवाज शरीफ की पोती की शादी थी, तो उसमें भी वो गए थे जब वो काबुल से दिल्ली आ रहे थे, बीच में लाहौर रुके थे। तो ये 2 ऐसे इंसिडेंट थे जहाँ पर पूरी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए थे कि चलो ठीक है यार, पिछली बातें भूलो, एक बार शुरुआत तो करते हैं। पर पता पड़ा कि हमें जब पुलवामा में अटैक मिल गया, उरी में अटैक मिल गया, और फिर पुलवामा में तो अभी, उरी में मिल गया, पठानकोट में मिल गया। ठीक है, उस टाइम पे हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हुआ करती थी सुषमा स्वराज जी। तो ये रिलेशनशिप कितनी बिगड़ गई, उस चीज़ को लेकर के अभी तक कोई एंगेजमेंट के लिए इंडिया अगर सोचता भी है तो 10 बार सोचना पड़ता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई दी कि दोनों कंट्रीज़ की जो डायरेक्शन है सोचने की इकोनॉमिकली, वो बिल्कुल डिफरेंट है, डाइवर्जिंग है, इसलिए एंगेजमेंट भी नहीं आ रही है। इंडिया आज ग्लोबली और इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप पे भी ज़्यादा ध्यान दे रहा है बजाय कि पाकिस्तान के। ठीक है, आज अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो बहुत ज़्यादा आइसोलेट किया जा चुका है इस्लामाबाद को आज की परिस्थितियों में। केवल चाइना के अलावा दूसरा कोई ऐसा बड़ा कंट्री नहीं है जो कि पाकिस्तान के साथ एंगेज करता हो। जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया की एक अलग ही लेवल बन चुकी है, और इंडिया एक ग्लोबल एम्बिशंस को लेकर के चल रहा है। तो ग्लोबल एम्बिशंस को लेके चलने के चलते ही यहाँ पर राइटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा हमें हमारे वेस्टर्न डायरेक्शन में भी सोच लेना चाहिए, पाकिस्तान के साथ में भी हमें कुछ एंगेजमेंट्स रखनी चाहिए। देखो, परिस्थितियाँ बेशक मानते हैं कि विश्वास वाली नहीं है, पर इंडिया को यूनिलैटरली एक्शन लेने की ज़रूरत है, ना कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ एक्सपेक्ट किया जाए। जिसमें पहला कदम तो ये हो सकता है कि हम पॉलिटिकली जो भी इम्पोर्टेंट एंगेजमेंट्स हैं उन पर ध्यान दें, और साथ में ये देखा जाए कि जो भी एंगेजमेंट हम पाकिस्तान के साथ करें उसमें कश्मीर का मुद्दा हाईलाइट ही ना हो। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये कि पाकिस्तान के साथ में जहाँ पर हमारी बॉर्डर शेयर होती है ना, वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करें, और पाकिस्तान के वो लोग जो कि इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर होती है वहाँ पर लोकेटेड हैं, जो बिजनेसमैन हैं या जो इकोनॉमिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, तो बोला उनको हम एनकरेज कर सकते हैं कि आप हमारे साथ एंगेज करो, देखो आपको कितना बेनिफिट होगा। तो वो वहाँ पर क्या होगा कि इकोनॉमिक एंगेजमेंट जब धीरे धीरे इंडिया से पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ में बढ़ेगी ना, तो उसका असर फिर बाद में लॉन्ग टर्म में मिल जाएगा। इसको बोलेंगे स्पिल ओवर इफेक्ट। ठीक है ना, कि शुरुआत करो बॉर्डर एरिया से और फिर धीरे धीरे पाकिस्तान में पूरे एरिया में आप अपनी जो इन्फ्लुएंस है उसको फैला सकते हो। तीसरा पॉइंट, नॉन रेसिप्रोकेटेड इनिशिएटिव। दैट मीन्स कि आप वही काम करो जिन कामों में आप ये सोच लो कि भाई पाकिस्तान अगर साथ भी ना दे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की मतलब धूल मिट्टी हो जाए। कुल मिला के बात यह है कि हमें एक तरीके का ब्लफ करना पड़ेगा पाकिस्तान पे प्रेशर बनाने के लिए कि भाई हम तो एंगेज करने के लिए रेडी हैं, पर पाकिस्तान की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से 3 सजेशन यहाँ पर राइटर्स दे रहे हैं। इसके साथ में ये बोल रहे हैं कि अभी रिसेंटली 2 यूनिलैटरल इनिशिएटिव लिए भी गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा
जिससे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप है वो ठीक हो सके, जिसमें एक तो कि पाकिस्तान से जो गुड्स आ रहे हैं, एक तो दो रिलेशनशिप हमने अभी भी देख ली ना, एक तो मतलब एक पॉइंट तो ये हो ही गया था मिसाइल वाला, और एक दूसरा उज्बेकिस्तान को जो हमने अभी कंसाइनमेंट भेजा है वो। फिर इसके लिए बोल रहे हैं कि अभी करंटली दो इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं कि कैसे हम पाकिस्तान के साथ अच्छे से एंगेज कर सकते हैं यूनिलैटरली। पहला तो कि जब से पुलवामा अटैक हुआ, क्योंकि हमारे सीआरपीएफ के लगभग 48 के लगभग जवानों की जान गई थी उस अटैक में, ठीक है। तो उसमें आप देखो कि हमने WTO के अंडर में जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टैग दिया जाता है ना दूसरे कंट्रीज को, उस टैग को हमने विड्रॉ कर लिया था, तो वो टैग रीस्टोर कर दिया जाए। क्योंकि उसके बाद में हमने देखो लगभग पाकिस्तान से आने वाले जितने भी गुड्स थे उन पे 200% तक हमने ड्यूटीज राइज कर दी थी। तो मतलब नियर टू इम्पॉसिबल कर दिया कि पाकिस्तानी माल है वो इंडिया में आएगा ही नहीं। दूसरी तरफ इसका नुकसान ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया को हुआ है, पाकिस्तान ने भी बहुत नुकसान उठाया है। आज पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मेन एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री है, वो इंडिया से कॉटन इंपोर्ट किया करती थी, वो भी अभी बर्बादी के कगार पे खड़ी है। तो ऐसे में इन दो चीज़ों में अब देखो, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग है, उसको हटाने के बाद में जो टैरिफ इंक्रीज किया गया उसको रिड्यूस कर दो, और साथ में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब बढ़ेगा, ट्रेड इंटेंसिव सेक्टर जो भी है, ठीक है, जैसे हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की, तो इसमें एंगेजमेंट्स बढ़ा देंगे तो दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। और जब लोगों में बेनिफिट का एक लहर फैलेगी तो उसका बेनिफिट ओवरऑल कहते हैं ना पॉलिटिकल लेवल पे भी देखने को मिलेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया मतलब ट्रेड को इंक्रीज करना। सेकंड पॉइंट ये कि क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके हम ये कह सकते हैं कि रोड, रेल, एयर नेटवर्क ये तैयार हम कर लें, जैसे गुजरात, राजस्थान और पंजाब वाले एरिया में, जो कि जम्मू कश्मीर के अलावा ये तीन ऐसे स्टेट्स हैं जो कि पाकिस्तान के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, पाकिस्तान के जो बॉर्डर लैंड में रहने वाले जो इकोनॉमिक्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनका अटेंशन हम अट्रैक्ट कर सकते हैं कि देखो हमारे यहाँ पर कितना कुछ अच्छा हो रहा है। इसके लिए क्या किया जा सकता है, लगभग 150 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आपको प्लान करना है, जिसके तहत आप एक तरीके से इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर प्लेटफॉर्म्स तैयार कर सको, ICPs हैं जो आप तैयार कर सको। कहाँ पर, हुसैनीवाला में, मुनाबाव में, इस तरीके से सुचेतगढ़ में और नदाबेद में। ये ऐसी लोकेशंस है जिन पे हम पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेट करते हैं, और ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जब खुलेगी ना इन तीनों चारों लोकेशंस पे, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि पाकिस्तान में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा कि हाँ भाई हमें भी इंडिया के साथ अब एंगेज करना चाहिए। भाई बात ऐसी है, चाहे ट्रेड इनिशिएटिव की बात करो या बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, ये यूनिलैटरल इनिशिएटिव होने चाहिए। पाकिस्तान कुछ करे या ना करे, अगर पाकिस्तान रेसिप्रोकेट करता है, जवाब हमें सही तरीके से देता है, वो एंगेज करता है कि हाँ वाकई में इंडिया जो कर रहा है उसके साथ हम कंटिन्यूस करने के लिए तैयार हैं, तो देखो अच्छी बात है। और ना करे तो कम से कम इंटरनेशनल इश्यूज़ में आप फिर से पाकिस्तान को आइसोलेट करने में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो इस तरीके से बोला जा रहा है यूनिलैटरली हम एंगेज कर सकते हैं, और एक मौका भी मान लो, और हमारे भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं फुलफिल होंगे इससे। बाकी तो देखो ये नियर टू इम्पॉसिबल है अभी करंट सिचुएशन में देखा जाए तो, क्योंकि चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ली जाएं, बट जब सिक्योरिटी इशू आता है ना तब प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमने परख लिया अच्छे से पाकिस्तान को, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, पर फिर भी चलो ऑप्शंस तो रहते ही हैं कि चलो ठीक है, दुश्मन से भी क्या पता दोस्ती का एक मौका मिले तो कर लो, देखें। पर वही चीज़ है, वहाँ पर जो डीप स्टेट बैठा हुआ है ना, जो चेंज ही नहीं होना चाहता है, जो धर्म के नाम पर हर कुछ करने के लिए तैयार है, मारने काटने को, वो सारी चीज़ें, या फिर एक कहता है ना कि पाकिस्तान को तो लगता ही यही है कि आज पाकिस्तान के जो बुरे हाल हैं वो केवल इंडिया की वजह से हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। ठीक है, बाकी तो देखो एक्सपर्ट्स का सोचना है, जो एक्सपर्ट्स की बात है वो है, और आपको क्या लगता है आप अपने हिसाब से पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये जो MFN का जो स्टेटस है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं तो WTO के मेंबर्स जो होते हैं ना, उन सबको एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग देना होता है कि भाई आप WTO के एक मेंबर हो इंडिया, एक मेंबर है USA और एक मेंबर है पाकिस्तान। अब यहाँ पर इंडिया और US के बीच में जो ट्रेड डील होती है, तो इंडिया जिस तरीके से USA को ट्रीट करता है ना ट्रेड में, बोले एग्जैक्टली वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा इंडिया को पाकिस्तान को भी, क्योंकि ये सब WTO के मेंबर हैं। तो ये जो स्टेटस है ये WTO के अंडर में मिलता है MFN। इसका देखने में तो मोस्ट फेवर्ड, अरे वाह बहुत ज़्यादा फेवर किया जाता है, नहीं, ये सबको इक्वल ट्रीटमेंट की बात करता है, नाम बस मोस्ट फेवर्ड है। ठीक है, जबकि इंडिया ने इसको विड्रॉ कर लिया था MFN को, कब से, जब से हमारे ऊपर पुलवामा अटैक हुआ था। ठीक है,
तो ये इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को भी हमने देखा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, काउंटिंग स्टेट्स इन। देखो इस आर्टिकल में ईशान बख्शी जी का ये कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारे स्टेट्स ने अपना बजट अभी अनाउंस किया है, जिसमें इकोनॉमी को रिवाइव कैसे दिया जा सकता है, ऐसी कुछ बातें बहुत सारी थी, जिनमें मेन स्टेट्स थे बिहार, छत्तीसगढ़, और ये नाम यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मैं कुछ 6 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स को समझ पा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर ये जो बजट अभी लाया गया है उसमें क्या फोकस है। देखो एक तरफ जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट फिस्कल कंसोलिडेशन पर ध्यान दे रही है, इसका मतलब जो फिस्कल डेफिसिट है उसको रिड्यूस करने की बात कर रही है, जिसमें 2021-22 में फिस्कल डेफिसिट सेंट्रल गवर्नमेंट का रहा 6.9%, उसको 2022-23 में 6.4% तक लाने की बात की जा रही है। तो ये अपने आप में एक ट्रेंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट किया अपने बजट में, पर ये चीज़ स्टेट्स ने रेप्लिकेट नहीं की। जैसे कर्नाटका, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, ये ऐसे स्टेट्स हैं जो कि अपने फिस्कल डेफिसिट को राइज करने की बात कर रहे हैं, खर्चा और ज़्यादा करेंगे, कमाई से भी ज़्यादा खर्चा करेंगे। जबकि दूसरी तरफ केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, इन्होंने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने की बात की है। दैट मीन्स फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ ये जाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अच्छे खासे पैसे वाला स्टेट जिसके ऊपर कर्जा भी इतना ज़्यादा नहीं है, जैसे कि गुजरात में फिस्कल डेफिसिट चल रहा है 1.64%। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि गुजरात है वो बिल्कुल भी कोई एग्रेसिव कदम नहीं उठा रहा है। तो यहाँ पर शो क्या हो रहा है कि फिस्कल डेफिसिट को एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है, तो मेजरली स्टेट्स हैं वो फिस्कल डेफिसिट को इतना कंसर्न में ले ही नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ अगर जनरल गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट जनरल गवर्नमेंट की 13.9% है जीडीपी की 2020-21 में, जो कि एक्सपेक्टेड है कि भाई 2021-22 में 10.6% तक आ गई होगी। इसका मतलब ये हो गया कि सरकार के पास में जितनी इनकम हुई, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, और उसके बाद में जो खर्चा किया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो पूरे जीडीपी का आप देखोगे तो इन दोनों में जो डिफरेंस है ना खर्चे में और कमाई में, वो जो डिफरेंस है उसको हम बोल देते हैं कि खर्चा ज़्यादा हो गया तो डेफिसिट, घाटे में गए। तो वो घाटा है ना टोटल कंट्री की जीडीपी का 2020-21 में 13.9% था। जनरल गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स भी आ गई और सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी आ गई, गवर्नमेंट आ गई, जो कि घट करके 10.6% आ जाएगा। ये एक्सपेक्टेड है 2021-22 में, लगता नहीं है कि ये टारगेट अचीव होगा। तो पहला पॉइंट तो हो गया फिस्कल डेफिसिट को लेकर के। दूसरा पॉइंट ये बताया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने अभी बजट जो अनाउंस किया है उसमें उन्होंने ये देखा है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है वो 2020-21 में राइज होगा, पर वो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब उनके पास में रेवेन्यू कलेक्शन है ना वो नहीं हुआ। ये भी कहीं ना कहीं एक ट्रेंड है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा हुआ है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है कि हमारे देश में लगभग 1843 कंपनीज ऐसी हैं जो कि वॉल्यूम वाइज बहुत बड़ा ट्रेड करती है, बहुत बड़ा काम करती हैं, ठीक है। तो ऐसे में इन कंपनीज के द्वारा कॉरपोरेट इनकम टैक्स है ना वो पे किया गया, और ये जितना कॉरपोरेट टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया है उसका 69% तो इन 1843 कंपनियों ने ही पे किया है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में तो टैक्स कलेक्शन अच्छा हुआ है, कारण कि कंपनियों के पास, बड़ी कंपनियों के पास में मुनाफा ज़्यादा हुआ है, मुनाफा ज़्यादा हुआ तो टैक्स ज़्यादा दिया है उन्होंने, टैक्स ज़्यादा दिया तो गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू अच्छा हो गया। जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में रेवेन्यू कलेक्शन के लिए होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स से क्या होता है कि एक गरीब के भी ऊपर भी उतनी मार होती है जितनी कि एक अमीर पे उतनी मार होती है। जैसे कि एक साबुन की, अगर आप सोप खरीदने जाओ, कोई बार खरीदने जाओ सोप बार, तो उसमें आप देख सकते हो कि एक बंदा जो पैसे वाला है वो भी उतना ही रुपए पे करता है, गरीब भी उतना ही रुपए पे करता है। तो ऐसे में जीएसटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, उनका कलेक्शन इतना अच्छा रहा है। वैसे बोलने को तो कहा गया है कि जीएसटी कलेक्शन अब की बार हाई रहा है, पर वही चीज़ है कि जितना हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में डायरेक्ट टैक्स की वजह से ज़्यादा हुआ है, वो चीज़ स्टेट्स में रेप्लिकेट नहीं हुई। इसका मतलब रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स की बजाय। तो दूसरा ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तीसरा ट्रेंड ये बताया जा रहा है कि जीएसटी जब इम्प्लीमेंट हुआ था तब ये कहा गया था कि आने वाले 5 सालों तक स्टेट्स को जो भी रेवेन्यू में नुकसान होगा उस नुकसान को सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पनसेट करेगी, उसकी भरपाई करेगी और उसके लिए कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। पर वही चीज़ है कि अभी जून 2022 के बाद में ये कॉम्पनसेशन स्कीम हो जाएगी ख़त्म। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो बजट अभी अलोकेट किया ना, उसमें टारगेट ये है कि भाई कॉम्पनसेशन स्कीम जितनी ज़्यादा हमें अलोकेट करेगी पैसा, उतना ही ज़्यादा हम खर्चा करेंगे। इसका मतलब
खुद की जो रेवेन्यू कलेक्ट होनी है स्टेट्स की, उसके बजाय ज़्यादा फोकस स्टेट्स ने किस पे किया है बजट के हिसाब से, उनके बजट जो अभी आया है उसके हिसाब से, कि भाई कितना हमें जीएसटी कॉम्पनसेशन स्कीम में हिस्सा मिल रहा है। जितना ज़्यादा हिस्सा मिलेगा उतना ही ज़्यादा हम खर्चा करेंगे। देखो ये 2017 में आया था, 1 जुलाई 2017 में जीएसटी। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि 5 साल 2022 में जून में हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में स्टेट्स के पास में पैसे की आएगी कमी, तो वो प्रॉब्लम भी स्टेट्स को सता रही है। चौथा जो ट्रेंड देखने को मिला है वो है एक्सपेंडिचर साइड। देखो स्टेट्स ने अभी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फॉर एग्जांपल सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, इनको तो किया है रिड्यूस, और फोकस अब ज़्यादा से ज़्यादा करने लग गई है कि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम थोड़ा सा बढ़ावा दें। देखो इसके पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से कहा है कि भाई एक्सपेंडिचर, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बजाय। बाकी स्टेट्स जो हैं वो भी देखो इसी तरीके से कमिटेड भी हैं कि हम वाकई में कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो एक ये ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और लंबे समय तक ज़्यादा से ज़्यादा एक बेनिफिट मिल सके इकोनॉमी को। पांचवा जो ट्रेंड है जो स्टेट्स के द्वारा जो अभी बजट डिक्लेयर किए गए हैं उनमें, कि डेट रीपेमेंट पे ज़्यादा विश्वास किया है स्टेट्स ने। स्टेट गवर्नमेंट्स का टारगेट यह है कि कैसे भी करके हमें हमारा कर्जा चुकाना है। कर्जा चुकाने में चाहे कम इनकम वाले स्टेट जैसे राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश की बात कर लो, या ज़्यादा इनकम वाले स्टेट केरल, हरियाणा की बात कर लो, इन्होंने अपना कर्जा चुकाया है। कैसे भी करके हमें हमारे ऊपर कर्जा नहीं चाहिए जिससे कि लॉन्ग टर्म में हमारे ऊपर ब्याज ना चढ़े। ये पांचवा पॉइंट जो ट्रेंड देखने को मिला अभी। छठा पॉइंट ये बताना चाह रहे हैं राइटर कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ सरकारों ने अपनी तरफ से फोकस कर लिया, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो अलोकेशन है ना वो कम किया है। क्यों किया है? क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई बात ऐसी है कि अब हम 1 लाख करोड़ रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन आपको दे देंगे। तो ऐसे में स्टेट्स ने अपनी जितनी क्षमता है उससे भी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर के टारगेट्स रखे हैं। और दूसरा ये क्या इशू आ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा जाता है ना, वो टारगेट ही अचीव नहीं होता है। जैसे वेस्ट बंगाल ने 2021-22 का जो सेशन आज खत्म हो रहा है, 31 मार्च हो गए ना, ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 32,774 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे, पर खर्चा कितना कर पाई है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट? केवल 19,175 करोड़ रुपए। तो भाई इतना ज्यादा एलोकेट करने से मतलब क्या है जब आप उसको खर्च ही नहीं कर पा रहे हो। और अभी 2022-23 के लिए जो बजट एलोकेट हुआ है उसमें फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या कैपिटल के लिए 33,144 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसका मतलब स्टेट्स जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान तो दे रहे हैं पर उनको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए तक का हम इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, और वो लोन जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को 2050 आते आते रिटर्न करना है, और उसमें मेन फोकस रहेगा कैपिटल स्पेंडिंग में। तो उसको क्या है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर ये पैसा हम ले लेंगे तो हमें मजबूरन कैपिटल पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, और वो पैसा अगर हमने खर्च किया और उससे रिटर्न अगर हमें नहीं मिला तो हम कैसे फिर लॉन्ग टर्म में पैसा रिटर्न कर पाएंगे? तो बोले लाइबिलिटी हो जाएगी फालतू की, हमें इस चीज़ से कोई मतलब है नहीं। दूसरा क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ग्रांट्स दिए जाते हैं उन ग्रांट्स को ही यहाँ पर ये 1 लाख करोड़ रुपए का जो ये इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात की जा रही है, इसमें कन्वर्ट किया है। तो ऐसे में स्टेट जो है वो जल्दबाजी भी नहीं दिखा रहे हैं। तो ऐसे में अनसर्टेनिटी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बनी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वो कुछ और डायरेक्शन में जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ और डायरेक्शन में जा रही है। तो बात ऐसी है जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ये बताएगा कि वाकई में डिफिकल्ट सिचुएशंस में कैसे जनरल गवर्नमेंट एक कन्वर्जेंस लेकर के आएगी, जिसमें फिस्कल डेफिसिट को भी कंट्रोल करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी राइज करना है, जीएसटी की कलेक्शन है उसको भी प्रॉपर से अप्रोप्रिएट करना है, इनडायरेक्ट टैक्स को रैशनल करना है, जीएसटी की रेट अच्छे से सेटल करनी है, और साथ में जो डायरेक्ट टैक्स है उसकी कलेक्शन को राइज करना है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले टाइम पे। बाकी जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं इनमें तो देखो ये बताया जा रहा है कि मॉस्को के सामने क्या रियलिटी है। एक तो ये है इसमें अपडेट कि यूक्रेन और रशिया के बीच में नेगोशिएशंस कराए जा रहे हैं टर्की की मीडिएशन की बेसिस पे। इस्तांबुल वहीं पे टर्की की सिटी है वहाँ पर। तो इसमें एग्रीमेंट क्या निकल के आ रहा है? पहला पॉइंट कि यूक्रेन जो है वो नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, पर नेटो जैसा ही कोई गारंटी एग्रीमेंट चाहिए जिसमें कि अगर कल को ना कोई दूसरा कंट्री, रशिया जैसा कोई कंट्री यूक्रेन पे अटैक करे ना तो यूक्रेन को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसके लिए बोला इजराइल हो गया, कनाडा हो गया, या फिर दूसरे कंट्रीज़ हैं, टर्की हो गया,
बोले ये कंट्रीज़ हमें इस चीज़ की लिखित गारंटी दो कि कल को हमारे ऊपर अटैक हो तो आप हमारी सिक्योरिटी करो। रशिया ये कह रहा है कि जो डोन बेस रीजन में ऑटोनोमस रीजन है उसको ऑटोनोमस बनाया जाए, उनको थोड़ा और लिबरेट किया जाए। फिर क्रीमिया वाली बात पे ये चल रहा है कि वहाँ पर रेफरेंडम कराया जाएगा। तो इस तरीके की बातों में आगे प्रोग्रेस हो रही है, देखते हैं आगे क्या आउटकम होता है। ठीक है, रशिया के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं वो भी इंडिया के विजिट पे थे, जिसमें मेन जो फोकस था वो ये, देखो अभी चाइना की तरफ से तो विजिट हुई है, चाइना के वेंग ही आए, एक दिन आए और चले गए थे, पर अभी रशिया की जो विजिट हुई है उसको ज़्यादा कवरेज नहीं मिला है मीडिया का। तो ऐसे में राइटर उस चीज़ को बोल रही है क्योंकि रशिया के साथ में अभी डायरेक्टली एंगेज करना ओपन वे में वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, कारण कि जिस तरीके से रशिया पे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सैंक्शन लगाए हैं, इन चीज़ों को अगर बढ़ा चढ़ा करके इंडियन मीडिया अगर बता देगी तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है हम भी समझ सकते हैं। इधर ये 6 डाउन वाली बात में मेघालय और असम के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसमें 12 ऐसे पॉइंट्स थे जिनमें 6 को सॉर्ट आउट कर लिया गया है। तो ऐसे में असम देखो, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब एक बहुत बड़ी टेरिटरी हुआ करती थी, तो उस टेरिटरी को फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड किया गया, जिनमें अलग एक कम्युनिटी के लोगों को डिवाइड करने पे ज़्यादा फोकस रहा। एक तो अंग्रेज़ों का चलाया हुआ चलन था ये, जिससे कि वो डिवाइड एंड रूल वाला सेगमेंट, जैसे आपने नाम सुना होगा ग्रेटर नागालिम की बात होती रहती है, NSCN-IM इसक मुइवा वाला जो लिबरेशन के लिए जो मिलिटेंट ग्रुप है वो कंटिन्यू वहाँ पर ऑपरेट हो रहा है। मेघालय में, मिजोरम में, मणिपुर में कितने ही आउटब्रेक्स होते रहते हैं, इस तरीके के सिक्योरिटी इश्यूज आते रहते हैं। तो उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए उन लोगों की बात भी सुननी पड़ती है। तो ग्रेटर नागालैंड की जो डिमांड है उसमें क्या कर रहे हैं कि भाई असम, अरुणाचल, नागालैंड और इधर आप देख सकते हो क्या नाम है इसका, मणिपुर, यहाँ पर जो भी नागा कम्युनिटी के लोग रहते हैं इन सबको साथ में ला करके ग्रेटर नागालैंड हम नया स्टेट क्रिएट करें, या तो या इनका खुद का नेशनल फ्लैग हो, इस तरह की डिमांड वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या है, वहाँ पर जो एक डिवीज़न होया हुआ है ना कि असम का पूरा एक इंटीग्रेटेड एरिया उसका डिवीज़न किया गया, तो उसकी वजह से ये इश्यूज चलते रहते हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि मेघालय और असम की सरकार ने ये प्रॉब्लम 6 पॉइंट्स पे तो सॉर्ट आउट किया है। तो ये मैसेज है दूसरे स्टेट्स के लिए, वो भी रिजॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। इस वाले आर्टिकल में देखो IL&FS जो कि 2019 में बर्बाद साबित कर दी गई कंपनी थी, उसको अभी रिजॉल्व करना पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि जो NBFCs जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं जो कि लोन देने का काम करती हैं बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, उन कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा क्राइसिस का माहौल बन गया था जब से IL&FS क्राइसिस में चली गई थी। तो उसको बचाना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसके लिए एक टेम्परेरी प्रोविज़न किया गया था। उदय कोटक, जो कि कोटक एंड महिंद्रा, जो कोटक ग्रुप का जो बैंक है ना, कोटक बैंक, उसके मेन CEO चेयरमैन है, राइट। तो उन्हीं की लीडरशिप में इस फाइनेंशियल स्ट्रेस में से IL&FS को निकालने के लिए काम किया गया था और सक्सेसफुली वो अभी इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि भाई जो 3 फार्म लॉज लाए गए थे, उन 3 फार्म लॉज में कितने कंटेंशियस इशू थे। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी उसको सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक किया नहीं, तो उसी चीज़ को लेकर अपने राइटर्स जो हैं कंसर्न बता रहे हैं। तो इन आर्टिकल्स को देखना चाहो तो आप देख लेना, बाकी क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत कुछ देख चुके हैं, मेन पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिए, बचे हुए जो भी आर्टिकल्स थे उनके। तो डिस्कशन में जो भी पॉइंट्स थे वो हो गए। थैंक यू वेरी मच।